हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, मरकरी की स्मॉल ड्रॉप्स हैं वो एडियाबैटिकली मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, तो बिगर ड्रॉप का जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ होगा या अनचेंज रहेगा या इंक्रीज़ होगा या डिपेंड करेगा साइज़ पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एयरफोर्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो मेरी बात ध्यान से समझना कि अगर स्मॉल ड्रॉप्स हैं और बड़ी ड्रॉप बनाई गई है तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बड़ी वाली का डिक्रीज़ हो जाएगा। देखो वॉल्यूम मुझे भी पता है कि दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, लेकिन जो सरफेस एरिया होगा वो बिगर ड्रॉप का ऑब्वियसली क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। अगर सरफेस एरिया डिक्रीज़ हुआ है मतलब वहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जो सरफेस एनर्जी है वो प्रोड्यूस होगी। और बिकॉज ये एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक में आपको पता है कि वो एस्केप नहीं कर पाएगी एनर्जी। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, रुद्धोष में, मतलब ना तो बाहर से इनसाइड से आउटसाइड आ सकती है हीट, ना इनसाइड वाली आउटसाइड। अब जो हीट जो है वो प्रोड्यूस हुई है, अगर वो बाहर नहीं एस्केप कर पा रही है तो वो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाएगी। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, कोई चीज़ हमें रटनी नहीं है। अगर हम फिजिक्स को समझ के, ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे तो फिर फिजिक्स का एग्जाम क्वालिफाई करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। किसी समय आपेक्षिक आर्द्रता मतलब अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 1 हो जाए या फिर 100% हो जाए तो फिर क्या होगा। बेसिकली यहाँ पे एग्जामिनर जानना चाहेगा आपसे कि आपको फिनोमेना पता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती क्या है। बेसिकली ये क्या होता है, बिल्कुल इजी अगर शब्दों में मैं आपको बताऊं तो मतलब जो आपका एयर का कैपेसिटी होता है जो मॉइस्चर को होल्ड करने का, वही रिलेटिव है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जैसे अगर कहीं की 0% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो इसको मैं समझाने की कोशिश करूं, जैसे डेजर्ट होते हैं तो डेजर्ट में जो एयर में मॉइस्चर है वो कितना है, 0% है। होल्ड कितना कर सकता है एयर, 100%। तो वहाँ की जो ह्यूमिडिटी हुई 0%। मैं आपको थोड़ा विजुलाइजेशन में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे अगर मान लो 25% है, या जैसे कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जो समुद्र के किनारे होते हैं, वहाँ पे अगर 75% का मतलब कितना होता है, 3/4, मतलब वहाँ पे जो ओवरऑल 4 मॉइस्चर होल्ड कर सकता है, बट वहाँ पे जैसे कोस्टल एरिया है तो वहाँ पे 4 में से 3 पार्ट उसने मॉइस्चर को होल्ड कर रखा है उस इन्वायरमेंट ने। सिमिलरली अगर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 1 हो जाए, 1 का मतलब होता है 100%, 100% का मतलब है कि वो 100 होल्ड कर सकता था और 100 ही उसकी एयर ने, उस इन्वायरमेंट ने उस मॉइस्चर को होल्ड कर रखा है। मतलब ऑब्वियसली अगर इतना होल्ड कर रखा है तो फिर बरसात होगी, क्या होगी, बरसात होगी। ये क्वेश्चन बहुत आता है आप। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको पता है कि ड्यू पॉइंट क्या होता है, इसी से रिलेटेड है, अगर पता है तो देखो ऐसे क्वेश्चन करने में मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है, क्योंकि जब ऐसा कोई मैं आपको पॉइंट बताऊंगा तो फिर उस पर आप रिसर्च करोगे, उसी के थ्रू आप ये भी अच्छे से क्लियर कर पाओगे। तो इसलिए मेरा काम है सिर्फ आपको बताना कि ये चीज़ें आपको एग्जाम में हेल्प कर सकती हैं। बाकी आपको अपने कंफर्ट जोन से, मैं हर बार कहता हूँ, बाहर आना पड़ेगा और ख़ुद भी एफर्ट लगाने पड़ेंगे। कोई भी टीचर अगर आपको एग्ज़ाम पास करा देगा, ये आपकी मेंटलिटी है, तो फिर तो विहीन मतलब ग्रेविटी लेस अंतरिक्ष में एक सिंपल पेंडुलम की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो क्या होगी। देखो इसको मैं, बहुत ईजी है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, एक बार रुक जाना उससे पहले, करने से पहले। आपने स्क्रीन पे क्वेश्चन देखा तो हर बार क्या रहेगा कि इनफाइनाइट मत लगा देना कि अगर जी 0 है तो आप इनफाइनाइट लगाने की आदत डाल लो, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, फ्रिक्वेंसी पूछा गया है। ठीक है, आपने बहुत बार पढ़ रखा है कि टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√L/g। और अगर गुरुत्व विहीन है मतलब जी 0 है, ठीक है, अगर ग्रेविटी है ही नहीं तो फिर अगर ये डिनोमिनेटर 0 है तो ये पूरी चीज़ इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है, अनंत हो जाएगी। लेकिन मेरे भाई हमसे टाइम पीरियड तो पूछा नहीं है, हमसे फ्रिक्वेंसी पूछी है। अगर उसका जो टाइम पीरियड है, क्या कहते हैं, अगर वो है सिंपल पेंडुलम, तो उसका अगर टाइम पीरियड इनफाइनाइट है मतलब फ्रिक्वेंसी तो उसमें ख़त्म ही हो गई। क्यों ख़त्म हो गई, क्योंकि टाइम पीरियड इनफाइनाइट है। जैसे ये है, टाइम पीरियड इसका 2 सेकंड है, तो 2 सेकंड के बाद ये फ्रिक्वेंसी इसकी 1 बार 2 बार फ्रिक्वेंसी मतलब आवृत्ति उसको करने की। जब टाइम पीरियड समय ही उसमें अनंत लग रहा है, मतलब पता नहीं फिर कब वो वापस आएगा, कब, फिर तो फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 0। अगर इसको मैथमेटिकली भी समझना चाहो तो फिर अगर t हमारा इनफाइनाइट है और फ्रिक्वेंसी होता है 1/t, मतलब 1 अनंत, और अगर किसी भी संख्या के नीचे में इनफाइनाइट है, नीचे है अगर हर में इन्फिनिटी है तो ऑब्वियसली उसका मान 0 आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन। और आपको पता है कि ऐसे भी पूछ सकता है कि सिंपल पेंडुलम जो सरल लोलक सेकेंड लोलक, जो सेकंड लोलक का आवर्तकाल पूछेगा तो उसका आंसर होता है 2 सेकंड। जो सेकंड लोलक होता है उसका टाइम पीरियड कितना होता है, 2 सेकंड। 3 एम्पलीफाइड सर्किट हैं जिनमें से ईच का जो वोल्टेज गेन है वो 10 है,
वो सीरीज़ में जोड़े हैं तो फिर इनका जो नेट जो वोल्टेज एम्पलीफिकेशन होगा वो क्या होगा। तो इसके लिए लड़का कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि इस तरह की प्रैक्टिस अगर नहीं होगी तो आपने देखा सीरीज़ में जुड़े हुए हैं तो आपने 10 10 10 30 क्लिक कर दिया। लेकिन भाई इसका जो फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट एम्पलीफिकेशन जो वोल्टेज होता है उसका होता है AV1, जो आपका जो गेन होते हैं जो आपके सभी सर्किट के उनको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, यहाँ पे एन जितने भी हो डॉट डॉट, यहाँ पे 3 है तो तीनों को मल्टीप्लाई करो तो 10 की पावर 3। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा गया है कई बार कि 5 है तो ऑप्शन जो है वो 15 होगा। इस तरह से तो 15 ना होके क्या करना है हमें, जितने भी गेन हुए होंगे सर्किट में उन सभी का मल्टीप्लाई कर देना होगा 5 5 5, तो उसको उस केस में आंसर 125 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर डी है। एक लेक में पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस में कन्वर्ट होता है, जबकि एटमॉस्फेरिकल जो टेम्परेचर है -10 डिग्री है। अगर 1 सेंटीमीटर आइस को कंस्ट्रक्ट होने में 7 घंटे लगते हैं। अगर उसकी अब की बार जो है विड्थ है 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर हो जाए अगर, तो कितना टाइम लगेगा। ऑब्वियसली अगर 1 सेंटीमीटर था तो 7 लग रहा है, अब दुगना करना है मतलब 14 लग जाएगा। अगर यही आपकी भी मेंटालिटी है तो फिर आप गलत कर दोगे। देखो ये क्वेश्चन चांसेस हैं आ सकता है, और मैं देखो इसको पूरा इन डिटेल नहीं कराऊंगा, बाकी किसी दिन फुर्सत में कराऊंगा। अभी आप सिर्फ इतना याद रखो, क्योंकि मैं फाइनल टच दे रहा हूँ आपको, फाइनली जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकेंगे पॉसिबल वो कराने हैं। तो उसी हिसाब से जो टी होगा, टाइम टेकिंग होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या, x2 माइनस x1 का होल ऑफ x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। केवल अभी आप इतना याद रखो, ठीक है। अभी बाकी कन्फ्यूजन हो जाएगी और परफॉर्म भी नहीं कर पाओगे। मतलब टी जो है समय जो है डायरेक्टली, क्योंकि ये सारी चीज़ें दोनों कंडीशंस के लिए सेम रहेंगी तो वो कट जाएंगी। डेंसिटी भी दोनों कंडीशन के लिए सेम रहेगी तो कट जाएगी। बाकी अभी सब इतना याद रखना कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 माइनस। अब हम अगर लिखना चाहें तो T1 बटे T2 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर इस कंडीशन के लिए बटे अब की बार दूसरी वाली कंडीशन के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। इसको आप डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो पहले 7 घंटे लगे कितना होने में, 1 सेंटीमीटर 1 का स्क्वायर माइनस 0 से स्टार्ट हुआ होगा 0 का स्क्वायर। अब की बार हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा, मतलब हम के मान लेते हैं। और अब की बार कितना, मतलब 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक, मतलब x2 माइनस x1। x2 कितना है, 2 हुआ है, 2 का वर्ग 4 माइनस x1 1 सेंटीमीटर से शुरू बिगिनिंग करिए तो 1 का स्क्वायर 1, बस इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो 7 बटे के बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 1 बटे 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अब की बार जो के की वैल्यू आई है वो 21, यानी कि अब की बार से 21 घंटे जो है लगेंगे 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर होने में। क्या कोई ऑप्शन 21 घंटे है? देखो ये क्वेश्चन सेम डेटा के साथ बड़े एग्जाम्स में भी आ चुका है, उसमें 21 घंटे ऑप्शन में था। लेकिन यहाँ पे क्या हमें देखना है कि यहाँ पे कोई ऑप्शन 21 घंटे नहीं है, तो 7 घंटे हो नहीं सकता, इससे कम हो नहीं सकता। एक्यूरेट 14 घंटे बता रहा है, हो नहीं सकता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन, 7 घंटे से अधिक। लेकिन ये क्वेश्चन है घूमता फिरता हुआ बहुत सारे एग्जाम्स में जा रहा है, 21 घंटे इसका राइट आंसर है। कैसे आएगा इन डिटेल किसी दिन करा दूंगा। बाकी अभी सिर्फ इतना याद रखना कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है। किसी दिन मैं अच्छे से समझा दूंगा, अभी आप इतना याद रखना, अगर आ गया तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। कार्बन 12 और कार्बन 13 परमाणु जो है मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट जो पोटेंशियल से एक्सीलेट होकर इंटर करते हैं, तो इनके सर्कुलर पाथ की रेडियस का जो रेशियो होगा क्या होगा। बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी अगर एक बार नहीं पता है तो आर क्या होता है, रेडियस होता है mv बटे QB। अब कह रहा है कि समान विभव से एक्सीलेट हो गए, मतलब उनमें काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। तो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी से लिखें तो 2m लिख लेते हैं इसको अंडर रूट बटे QB। अब देखो कह रहा है कि जो है समरूपी चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि ये भी इक्वल है और दोनों के लिए चार्ज तो सेम है ही और काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी उसके एटॉमिक मास के। कर दो, इसका 12 है, इसका 13 है, तो अंडर रूट 12 बटे 13 राइट आंसर हो गया। ट्रायोड बल्ब में सैचुरेटेड करंट की कंडीशन में जो प्लेट रेजिस्टेंस है वो कितना होगा। तो प्लेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Vp बटे IP। अब अगर Vp बटे IP होता है और सैचुरेटेड संतृप्त धारा है तो IP का वैल्यू 0 होगा, और अगर डिनोमिनेटर 0 है तो पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। देखो इस क्वेश्चन को मैं एक क्वेश्चन के साथ कराना चाह रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपने देख लिया, बहुत पूछा जाता है, संतृप्त धारा है, सैचुरेटेड करंट है, तो प्लेट रेजिस्टेंस कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। एक मिलता जुलता क्वेश्चन ये भी है जिसका आंसर इनफाइनाइट नहीं होगा। इसमें क्या पूछा गया है, बल्ब में सैचुरेटेड करंट की अवस्था में जो कंडक्टेंस होगा वो क्या होगा। तो जो आपका GM होगा कंडक्टेंस, वो क्या हो जाएगा IP बटे VG,
यानी कि इस कंडीशन में आंसर इनफाइनाइट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सैचुरेटेड करंट है तो कंडक्टेंस के फॉर्मूले में आई ऊपर आता है, और अगर जीरो की वैल्यू ऊपर रखेंगे और नीचे कुछ भी रहेगा तो हमारा वैल्यू इनफाइनाइट ना होकर जीरो आएगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन साथ में प्रिपेयर कर लेना, एक इन दोनों में से एक आने के चांसेस हैं। एक डायटोमिक गैस का 1 किलोग्राम 8 × 10⁴ इतना प्रेशर पर गैस का डेंसिटी इतना है, तो इसकी जो थर्मल मोशन के कारण उसकी एनर्जी क्या होगी। बेसिकली यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी पूछना चाह रहा है गैस की, तो इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, अपनी नोटबुक में ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं, हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो हमें क्या पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है गैसेस के लिए, फ्री डिग्री बटे 2 RT। ठीक है, nRT। ठीक है, ये सबको पता होगा। अब फ्री डिग्री यहाँ पे डायटोमिक है, द्विपरमाणुक है, तो ये 5/2 हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, जो काइनेटिक एनर्जी है, अब उसकी थर्मल मोशन के कारण जो एनर्जी होगी वही तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। डायरेक्ट नहीं कहा है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ, लेकिन इतना हमें सोचना पड़ेगा। तो डायटोमिक है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 5/2 nRT। nRT को हम PV लिख सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर गिवन नहीं है, लेकिन nRT को हम PV में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि PV बराबर nRT होता है गैसेस के लिए। अब देखो 5/2 P, प्रेशर कितना है 8 × 10⁴। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और ये किलोग्राम में, तो इसको कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। यानी कि वॉल्यूम, अब देखो वॉल्यूम हमें डायरेक्ट नहीं पता है, लेकिन वॉल्यूम बराबर होता क्या है, घनत्व बराबर होता है मास बटे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हो जाएगा मास बटे डेंसिटी। मास कितना है 1 kg और डेंसिटी कितना है 4। कितना अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कितने एप्लीकेशन हुए, एक तो nRT को हमने PV लिखा, फिर वॉल्यूम को हमने क्या लिखा, मास बटे डेंसिटी। अब देखो कितना ईजी हो गया, 4 2 जा 8 हुआ, तो 8 से ये 8 कट गया, सीधा आंसर दे गया 5 × 10⁴ जूल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन जिन बच्चों ने एग्जाम से पहले नहीं किया होगा वो इसको शायद ना कर पाएँ। इसके हाई चांसेस हैं आपके एग्जाम में आने के। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर जहाँ पे भी आप लिख रहे हो वहाँ पे लिख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि गैस के गतिज सिद्धांत द्वारा परम शून्य ताप पर क्या होगा। परम शून्य ताप मतलब पानी जम जाएगा, या फिर द्रव हीलियम जम जाती है, अणुओं की गति बंद हो जाती है, द्रव हाइड्रोजन जम जाती है। ये तो एकदम अननेसेसरी, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन पढ़ के हमें ऐसा लगने लगता है यार ये क्या बकवास कर रहे हैं। हाँ, जैसे आपका डी ऑप्शन है, क्या मतलब हुआ, द्रव हाइड्रोजन बन जाती है, द्रव हीलियम बन जाती है। या फिर इसको मैथमेटिकली समझे तो क्या होता है कि VRMS गैसेस के लिए जो उसका मॉलिक्यूलर होते हैं गैस के, उनकी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है 3RT/m। ठीक है, अंडर रूट। लेकिन परम शून्य ताप का मतलब अगर टेम्परेचर 0 है तो फिर उनकी जो VRS में वैल्यू है वो भी 0 हो जाएगी, कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा, C, यानी कि गैस के अणुओं की गति। गति का मतलब ही तो होता है VRMS, गैस के अणु। ठीक है, मॉलिक्यूलर का मोशन। तो अगर टेम्परेचर परम शून्य ताप है तो फिर ये क्या हो जाएगी, गति बंद हो जाएगी। C हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक सर्किट में L और C और R तीनों जो है सीरीज में जुड़े हुए हैं फ्रिक्वेंसी F के AC वोल्टेज के साथ, और जो करंट है वो वोल्टेज को 45 डिग्री से लीड कर रहा है। तो C का वैल्यू, बहुत इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत ब्यूटीफुल। इस क्वेश्चन की ब्यूटी तो ये है कि ये देखने में डरावना लग रहा है लेकिन बहुत इजी है। क्यों, अगर 45 से लीड कर रहा है तो 10⁵ बराबर क्या हो जाएगा, XC - XL/R। क्वेश्चन हो चुका, क्योंकि 1045 की वैल्यू 1 होती है, 1 रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा XC = मिल जाएगा क्या, R + XL मिल जाएगा, R + XL। अब देखो R XC का वैल्यू 1/2 फ्रिक्वेंसी, 2 फ्रिक्वेंसी, और C = R + XL की वैल्यू 2 फ्रिक्वेंसी और L। अब देख लो C इधर ले जाना है तो C इधर ले जाना है, तो ये पूरी चीज़ डिवाइड में आ जाएगी इधर, तो A ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो गया, क्योंकि 1/2πf, ये C उधर जाएगा तो इतना बचेगा और इतने में इतने का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और C इधर चला जाएगा। तो C की वैल्यू हमें ही तो फाइंड करनी थी, वैल्यू ऑफ C। कितना सरल था। अब आप इसके लिए याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि 10⁵ = ऐसा क्वेश्चन आएगा, 45 से लीड कर रहा है। मैं कह रहा हूँ सेम डेटा के साथ आएगा, XC - XL/R, या तो आएगा नहीं, आएगा तो सेम डेटा के साथ आएगा। आई होप आपकी क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन से हेल्प हुई होगी। अगर आपकी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आता आपके वीडियो का, क्योंकि मैं शाम को मैथ करा रहा हूँ, सुबह फिजिक्स करा रहा हूँ, तो कोई इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टाइम में जो करा रहा हूँ वो एकदम पैनेसिया है, तो कहीं आप मिस ना कर दो। इसलिए नोटिफिकेशन बेल देख लेना प्रेस किया हुआ है कि नहीं, जिससे आपको यूट्यूब नोटिफाई कर दे टाइम टू टाइम। बाकी मिलते रहेंगे इसी तरह से, बस आप लोग अप्रिशिएट करते रहना। थैंक यू।